गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों के बारे में बताया था। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज संगठन के आधार पर व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण, यानी कि संगठन के आधार पर व्यापारिक बैंक कितने प्रकार के होते हैं। संगठन के आधार पर व्यापारिक बैंकों को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, इकाई बैंकिंग प्रणाली, और दूसरा क्या है, शाखा बैंकिंग प्रणाली। इकाई बैंकिंग प्रणाली यानी कि यूनिट बैंकिंग सिस्टम क्या है। इकाई बैंकिंग प्रणाली बैंकों के संगठन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक का केवल एक ही कार्यालय होता है तथा इसकी कुछ विशेष दशाओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर शाखाएं नहीं होती। केवल कुछ विशिष्ट दशाओं में ऐसे बैंक की सीमित क्षेत्र में कुछ शाखाएं खोलने का अधिकार होता है। ऐसे बैंक का आकार छोटा होता है तथा वह सीमित क्षेत्र में ही कार्य करता है। बैंक पर स्वामित्व तथा नियंत्रण प्रायः स्थानीय व्यक्तियों का होता है। देश में ऐसे बैंकों की बड़ी संख्या होती है जो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं। अन्य स्थानों पर धन का हस्तांतरण करने तथा अपने ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये बैंक दूसरे स्थानों पर स्थित अन्य बैंकों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक लोकप्रिय है। वहाँ हजारों की संख्या में छोटे छोटे बैंक विभिन्न नगरों में कार्यरत हैं। इकाई बैंकिंग यानी कि यूनिट बैंकिंग सिस्टम क्या है। इकाई बैंकिंग में क्या होता है, इसमें हर बैंक का एक ही कार्यालय होता है और इस प्रकार के बैंकों की अनेक शाखाएं नहीं होती हैं। कुछ विशेष कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें ये बैंक एक सीमित क्षेत्र में ही अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। इस प्रकार बैंकों का जो आकार होता है वो भी बहुत छोटा होता है और इनकी पूंजी और कुशलता भी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए इन बैंकों की ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बैंक ज़्यादातर सीमित क्षेत्र में ही कार्य करते हैं और इन बैंकों के ऊपर जो स्वामित्व और जिनका नियंत्रण रहता है वो भी ज़्यादातर स्थानीय लोगों का होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है परिभाषाएं। RS शेयर्स के शब्दों में इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक के कार्यकलाप समानतः एकाकी कार्यालय तक सीमित कर दिए जाते हैं। यद्यपि कुछ को कठोरतापूर्वक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी जाती है, यानी कि इनका जो कार्यालय होता है वो एक सीमित जगह ही होता है और कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इनको अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाती है, नहीं तो ये अपनी शाखाएं नहीं खोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर RP कैंट के अनुसार इकाई बैंकिंग प्रणाली में प्रत्येक स्थानीय बैंकिंग संस्था का एक पृथक निगम होता है तथा जिसकी अपनी स्वयं की पूंजी, संचालक मंडल तथा अंशधारी होते हैं। इन बैंकों में जिनकी भी पूंजी लगती है वो उनकी खुद की पूंजी होती है, कुछ संचालक मंडल उनके होते हैं और अंशधारी होते हैं। और जो ये बैंक होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही सीमित क्षेत्र में शाखाएं खोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुण या लाभ। इकाई बैंकिंग से क्या क्या गुण हमें मिलते हैं। पहला है प्रबंध में सुविधा। इस बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंक का आकार छोटा होता है जिस कारण उसके प्रबंध, निरीक्षण तथा संचालन में सुविधा रहती है तथा प्रबंध में होने वाले अपव्यय भी समाप्त हो जाते हैं। ये बैंकिंग में की ज़्यादा शाखाएं नहीं होती इस प्रणाली की, इसलिए इनका आकार भी क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण उसका प्रबंध या संचालन बहुत आसानी से और सुविधाजनक तरीके से हो जाता है तथा प्रबंध में जो खर्चे आते हैं वो भी इसमें कम होते हैं। फिर नेक्स्ट है अकुशल बैंकों की समाप्ति। यदि कोई बैंक आर्थिक दृष्टि से दुर्बल तथा अकुशल है तो वह जीवित नहीं रह सकता। कुछ समय बाद वह स्वतः समाप्त हो जाता है तथा बैंकिंग प्रणाली पर बोझ नहीं बनने पाता। यानी कि अगर कोई बैंक ऐसे हैं जो कि अकुशल हैं तो वो तुरंत उनको समाप्त किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है एकाधिकार के निर्माण पर रोक। बैंक छोटे छोटे तथा स्थानीय होते हैं जिस कारण इस प्रणाली में एकाधिकारी संस्थाओं के उत्पन्न होने का भय नहीं रहता, यानी कि मोनोपोली की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है। फिर नेक्स्ट है बैंकों की कार्यकुशलता में वृद्धि। बैंक को अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किसी मुख्यालय के आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, यानी कि किसी भी कार्य को स्वयं कर सकते हैं और अपना डिसीजन जो लेना रहता है वो भी ये स्वयं ले सकते हैं। इसलिए इनके जो कार्य होते हैं वो समय पर होते हैं, वो देर से नहीं होता उनमें। फिर नेक्स्ट है पहल शक्ति। बैंक अधिकारी स्थानीय दशाओं से भली भांति परिचित होते हैं, अतः वे अपनी ओर से पहल करते हुए नए कार्य कर सकते हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था लोचपूर्ण बन जाती है।
यानी कि जो बैंक के अधिकारी होते हैं उनको लोकल कंडीशन के बारे में पता होता है और वे अपने ओर से नए कार्य को कर सकते हैं और इससे वो अपनी बैंकिंग व्यवस्था को आगे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्र व्यवसाय के अनुकूल। इकाई बैंक प्रायः निजी साहस द्वारा संचालित होते हैं। इनके कार्य संचालन में निजी क्षेत्र को अपनी प्रतिभा दिखाने के समुचित अवसर मिलता है, यानी कि ये बैंक ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही संचालित होते हैं। फिर नेक्स्ट है स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित। इस इकाई बैंकिंग में स्थानीय आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है और इनमें परिवर्तन होने पर बैंक अपनी नीति को बदल देते हैं। इसमें स्थानीय आवश्यकताएं समुचित रूप से पूरी होती रहती हैं, यानी कि यह बैंक ज़्यादातर स्थानीय आवश्यकताओं पर ही सीमित रहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका दोष। अब इकाई बैंक प्रणाली के कौन कौन से दोष हैं। पहला है ब्याज दरों में भिन्नता। इस प्रणाली में धनराशि का हस्तांतरण असुविधाजनक होता है, अतः पूंजी का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को हस्तांतरण आवश्यकता अनुसार नहीं हो पाता। पूंजी की मांग तथा पूंजी में असंतुलन के कारण विभिन्न क्षेत्रों की ब्याज दरों में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रणाली में क्या होता है, जो धनराशि होती है उसे हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हस्तांतरण या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का अभाव। इकाई बैंक क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं तथा इनके वित्तीय साधन भी क्या होते हैं, सीमित होते हैं, जिस कारण श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का अवसर इनको नहीं मिल पाता। और इन बैंकों को भी क्या होता है, इनकी सेवा लागत इस कारण इनकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जोखिम का भौगोलिक वितरण नहीं। इकाई बैंक का कार्य एक ही स्थान पर केंद्रित रहता है। अन्य स्थानों पर पूंजी के निवेश न होने के कारण जोखिम का भौगोलिक फैलाव नहीं हो पाता। अतः स्थानीय मंदी अथवा कोई अन्य कठिनाई उत्पन्न होने पर बैंकों के विफल होने का भय बना रहता है। इकाई बैंकिंग में क्या होता है, ये एक ही जगह पे बैंक स्थापित किए जाते हैं, इनकी कोई शाखाएं नहीं होती हैं, इसीलिए इनका पूंजी का जो निवेश भी होता है वो एक ही जगह होता है, जिसके कारण इनका जोखिम ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है आर्थिक संकटों का सामना करने में कठिनाई। अपने छोटे आकार और सीमित आर्थिक साधनों के कारण इकाई बैंक आर्थिक संकटों का सामना नहीं कर पाते, यानी कि जब मंदी आती है तो मंदी के समय ज़्यादातर क्या होते हैं, ये बैंक फेल हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग कुशलता में कमी। वित्तीय साधनों के सीमित होने के कारण ये बैंकिंग की नवीनतम कार्यविधियों तथा यंत्रों का प्रयोग नहीं कर पाते। इससे इनकी सेवा का स्तर नीचा बना रहता है। इनकी एक ही जगह शाखाएं होती हैं, जिससे इनके कारण ज़्यादा इनके पास वित्तीय साधन भी नहीं उपलब्ध होते हैं। इसीलिए ये ज़्यादातर बैंकों में जो नई नई कार्यविधियाँ या यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, ये बैंक नहीं कर पाते इनका इस्तेमाल। फिर नेक्स्ट है पूंजी के स्थानांतरण पर अधिक व्यय। इकाई बैंक के अन्य स्थानों में निजी शाखाएं नहीं होती, अतः पूंजी के स्थानांतरण के लिए उसे प्रतिनिधि बैंकों की आवश्यकता पड़ती है। इन बैंकों की कोई शाखाएं नहीं होती, इसलिए अगर इनको धन का हस्तांतरण करना है या एक धन को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करना है तो उसके लिए इनको प्रतिनिधि बैंकों की आवश्यकता पड़ती है। और प्रतिनिधि बैंक क्या करते हैं, ये अपना कमीशन भी लेते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को पूंजी भेजना महंगा हो जाता है। फिर नेक्स्ट है छोटे छोटे नगरों और कस्बों में बैंकिंग सुविधाएं विकसित ना होना। जब एक और शाखा बैंक हानि उठाकर भी छोटे छोटे नगरों और कस्बों में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं, वहीं इकाई बैंक छोटे स्थानों में स्थापित होने में कठिनाई अनुभव करते हैं, क्योंकि वहाँ होने वाली किसी हानि की पूर्ति करने का उन्हें कोई अवसर नहीं मिलता और उनके आर्थिक साधन भी सीमित होते हैं। इकाई बैंकिंग में क्या होता है, ये ज़्यादातर अपनी शाखा एक ही जगह खोलते हैं, इसीलिए छोटे नगरों या कस्बों में अपनी शाखाएं नहीं खोल पाते हैं और इनके पास उतने आर्थिक साधन भी नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकाई बैंकिंग प्रणाली के दोषों को दूर करना, यानी कि जो ये दोष हैं उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, शाखाएं खोलने का अधिकार, यानी कि इन बैंकों को अपनी शाखाएं खोलने का अधिकार देना चाहिए, जिससे कि वे अपने व्यवसाय को और बढ़ा सकें। फिर नेक्स्ट है प्रतिनिधि बैंकों की स्थापना। प्रतिनिधि बैंकों से आशय ऐसे बैंकों से होता है जो छोटे इकाई बैंकों की अतिरिक्त धनराशि अपने यहाँ जमा करते हैं, यानी कि जो इकाई बैंक होते हैं उनकी जो धनराशि होती है उनको ये बैंक अपने यहाँ जमा करते हैं, उन्हें परामर्श देते हैं, उनके पूंजी को हस्तांतरण करने में सहायता करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी देते हैं। तो ऐसे बैंकों की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है श्रृंखला एवं समूह बैंकिंग का विकास। श्रृंखला बैंकिंग के अंतर्गत दो या दो से अधिक बैंकों पर एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों का एक ही वर्ग का स्वामित्व होता है। इसका मतलब होता है चेन बैंकिंग में क्या होता है, दो या दो से अधिक बैंक होते हैं जिस पे एक ही व्यक्ति या किसी भी व्यक्तियों के एक समूह का ही नियंत्रण होता है।
समूह या वर्गीय बैंकिंग के अंतर्गत दो या अधिक बैंकों का प्रबंध एक ही नियंत्रण कंपनी या ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। समूह बैंकिंग में क्या होता है, दो या दो से अधिक बैंकों का जो प्रबंध होता है वो एक नियंत्रक कंपनी, होल्डिंग कंपनी के द्वारा किया जाता है। इन बैंकिंग प्रणालियों के अंतर्गत इकाई बैंकिंग के साथ साथ शाखा बैंकिंग के भी लाभ प्राप्त होते हैं और बैंकों के अलग होने पर उन पर एक ही स्वामित्व के कारण उनकी नीतियों में समन्वय करना आसान हो जाता है। तो अगर श्रृंखला या समूह बैंकिंग का प्रणाली को अपनाया जाए तो इकाई बैंकिंग की प्रणाली को आसानी से दोषों को दूर किया जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शाखा बैंकिंग प्रणाली, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।